कि किसी की बेनाम अच्छाई ने आपके दिल को छू लिया है, अब इस अनुभव को उत्साह से बढ़ाए, किसी और की मदद कीजिए और एक कार्ड उसे पास कीजिए। क्यों ये योर टर्न नाउ मूवमेंट शुरू किया? नाउ इसका चालू करने का रीज़न ये था कि मैं रहता हूँ बम्बई में और लोग सिर्फ भागा दौड़ी में रहते हैं। किसी के पास टाइम नहीं, ट्रेन में भी चढ़ने के लिए एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। और तो मेरा ये बात ये था कि अगर हम किसी के लिए 1 मिनट या 2 मिनट निकालते, अगर कोई ट्रेन में गिर जाता है, हम लोग उसके लिए 2 मिनट निकाल के साइड पर बैठ के उसको पानी पिलाते। तो पॉइंट है एक छोटा सा अपना एक काइंड एक्ट। तो क्या होता है ना, जब वो एनर्जी हम लोग पास करते हैं, अब जैसे आप गिरे और मैं आपको उठाऊं, पानी पिलाऊं, तो आप एक अच्छा एनर्जी घर पे जाएंगे। इनिशिएटिव्स में शुरुआत में थोड़ा लोग सोचते हैं कि ये तो अनरियलिस्टिक है, आइडियलिस्टिक है, कम बोल के सोचते हैं ना। ऐसा आपके केस में भी हुआ था क्या? तो ये स्टार्टिंग में पहले 2-3 महीने में लोगों को लगा ये क्या कर रहा है, ये पागलपन है, ऐसा सब होता नहीं है। तो आई थिंक जो आदमी पागल होता है ना, वो ऐसा कुछ कर सकता है। आप एक सफल बिजनेस भी चला रहा है और एक ग्लोबल मूवमेंट भी, प्रॉफिट और पर्पस के बीच बैलेंस कैसे बनाते हैं? तो मेरा बहुत सिंपल है। मैं पहले सिखाता था लोगों को टाइम मैनेजमेंट की क्लासेस, तो मैं खुद ही वहाँ से सीखा कि बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर जनरली ऐसे बैलेंस करने से क्या होता है ना, क्योंकि आप खुशी से कर सकते हो। अगर मैं फुल टाइम सोशल वर्क करूँ और बिजनेस पर नहीं ध्यान दूँ, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकता है। फुल बिजनेस में ध्यान दूँ और फैमिली को ना दूँ, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि आप कहाँ पे भी रहना हो तो फुल टाइम वहाँ पे 100% रहना चाहिए। ये जो सोशल मीडिया है ना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ पे हम लोग रील्स देखते हैं, दूसरों की लाइफ देखते हैं, जिससे हम लोग जेलस होते हैं, तो वो एकदम भरा हुआ रहता है। पर जब हम किसी और को हेल्प करते हैं, एक माइंडसेट चेंज में कि नहीं ऐसा भी है, इंसान ये जिंदा है, ह्यूमैनिटी इज स्टिल देयर, तो वो चेंज लाके अगर ये स्मॉल चेंज एक स्नोबॉल इफेक्ट जैसा है, अगर ये जब फैल जाता है तो पूरी वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं पॉजिटिवली। Someone did a little nameless act of kindness that touched your heart. It's your turn now to multiply this feeling. Be there for someone and pass on this card. तो दोस्तों, टीजीवी हिंदी में फिर से आपका स्वागत है। अगर हम अक्सर सक्सेस को प्रॉफिट्स, ग्रोथ और स्केल से मापते हैं, लेकिन क्या हो अगर असली सफलता यानी सक्सेस काइंडनेस, इम्पैक्ट और लोगों की जिंदगी में बदलाव से मापी जाए? आज के हमारे गेस्ट इस बात को साबित करते हैं कि आपको बिजनेस और पर्पस के बीच चुनने की जरूरत नहीं है, आप दोनों को साथ लेकर चल सकते हैं। डायमंड्स की दुनिया से निकलकर एक ग्लोबल काइंडनेस मूवमेंट बनाने तक इसकी कहानी एक सिंपल आइडिया पर डिपेंडेंट है। और क्या हो अगर हर काइंडनेस का एक्ट और एक और काइंडनेस को जन्म दे? अगर आपने कभी सोचा है क्या छोटे-छोटे एक्शंस सच में ग्लोबल चेंज ला सकते हैं? और एम्बिशन और कंपैशन के बीच बैलेंस कैसे बनाते हैं? और एक करियर नहीं बल्कि मूवमेंट कैसे बनाया जाता है? तो ये एपिसोड आपकी सोच बदल सकता है। और हमारे साथ आज जुड़ा हुआ है वर्चुअल स्टूडियो में ऋषभ तुराकिया जी। उन्होंने एक सफल डेमेंटर है और यूर टर्न नाउ मूवमेंट के फाउंडर है। यूर टर्न नाउ इज ए ग्लोबल इनिशिएटिव जो लिटिल ब्लू कार्ड के जरिए काइंडनेस को 50 से अधिक देशों तक फैला चुका है और वह बिजनेस सक्सेस और पर्पस ड्रिवन इम्पैक्ट का एक बेहतरीन संतुलन पेश करते हैं। मतलब प्रॉपर बैलेंस बिटवीन बिजनेस सक्सेस एंड पर्पस ड्रिवन इम्पैक्ट। तो आज हम ऋषभ जी के साथ बात करेंगे एक छोटा कार्ड, ग्लोबल इम्पैक्ट और काइंडनेस का रिवॉल्यूशन कैसा बन गया। इस टॉपिक के बारे में बात करने से पहले हम ऋषभ जी को वेलकम करेंगे। ऋषभ, हार्टी वेलकम टू टीजीवी हिंदी। कैसे हो आप? थैंक यू नवीन, थैंक यू सो मच। इतना कुछ अच्छा बोल दिए मेरे बारे में, मेरे को भी कॉम्प्लेक्स हो रहा है कि मैं एक्चुअली इतना अच्छा हूँ कि नहीं। अभी हम हमारे ऑडियंस आपके बारे में बहुत सारा जानना चाहते हैं। हम एक अपॉर्चुनिटी देते हैं आपको मेन स्ट्रीम क्वेश्चंस में आपका इंट्रोडक्शन देने का, मगर वो इंट्रोडक्शन और मेन टॉपिक के बारे में डिस्कस करने से पहले हम क्या करते हैं, आपके दिमाग में थोड़ा गुदगुदी करना चाहते हैं। ओके, मैं पहला रैपिड फायर राउंड किक ऑफ करता हूँ। इसको हम कहते हैं रैपिड फायर राउंड ऑफ रैंडम वर्ड्स। मैं कुछ यादृच्छिक शब्द बोलूंगा और आपके दिमाग में जो आता है आप उसे शेयर करना चाहिए। आप ज्यादा मत सोचना। अगर तैयार है ठीक तो शुरू करेंगे। ठीक है। ओके, पहला शब्द मेरे तरफ से भविष्य। भविष्य, फ्यूचर, अनप्रेडिक्टेबल, जान नहीं सकते क्या होने वाला। अच्छा,
और सपना। सपना वो तो मेरी वाइफ का नाम है। शुड बी बिग, ड्रीम है तो बहुत बड़ा होना चाहिए। राइट। और धन। धन जरूरी है मदद करने की। जिंदगी। जिंदगी रोलर कोस्टर। और एलियंस यानी ग्रहांतरवासी के बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप? काश वो होते अपने जादू की तरह, तो हम लोगों की मदद कर सकते। और नेतृत्व यानी लीडरशिप। लीडरशिप इंस्पायरिंग होनी चाहिए, मोटिवेट करनी चाहिए, प्रेरणा प्रेरणा मुक्त होनी चाहिए, प्रेरणा वाली होनी चाहिए, प्रेरणा देने वाली होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। किताब। बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी की, मेरे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है किताब का होना। और सफलता। सफलता रिस्पेक्ट लेके आना चाहिए। और आखिरी शब्द काइंडनेस यानी कारुण्य। योर टर्न नाउ, अब आपकी वाह। बारी। सुपर, बहुत ही स्पॉट ऑन और बहुत ही इंसाइटफुल है आपका रिस्पॉन्सेस। और ऋषभ जी, अगेन हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आपका एलिवेटर पिच यानी आपके जीवन और करियर से ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए आपका। आप क्यों ये योर टर्न नाउ मूवमेंट शुरू किया, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, और आपका बैकग्राउंड कुछ। और योर टर्न नाउ मूवमेंट चालू क्यों किया, उसके पहले योर टर्न नाउ क्या है वो मैं बता दूं। या योर टर्न नाउ एक सिंपल सा कार्ड है जिस पे लिखा है योर टर्न नाउ, ब्लू कलर का कार्ड है। हिंदी में लिखा है अब आपकी बारी। इस कार्ड पे लिखा है कि किसी की बेनाम अच्छाई ने आपके दिल को छू लिया है। अब इस अनुभव को उत्साह से बढ़ाए, किसी और की मदद कीजिए और एक कार्ड उसे पास कीजिए। Someone did a little nameless act of kindness that touched your heart. It's your turn now to multiply this feeling. Be there for someone and pass on this card. इसका सिंपल मतलब ये है कि जब भी आप किसी की मदद करते हो तो आपको वो ये कार्ड उसे देना है, कहना है कि अब आपकी बारी, योर टर्न नाउ। तो ये मैंने सबसे पहला कार्ड दिया था दिसंबर 2009 में, 16 साल हो गए। और अभी तक 1.3 मिलियन कार्ड्स 52 कंट्रीज में घूम रहे हैं। मतलब ये इंग्लिश में है, हिंदी में है, फ्रेंच में है, जर्मन, स्पेनिश, मैंडरिन, अरेबिक, रशियन, इंटरनेशनल 10 लैंग्वेजेस में। तो डिपेंडिंग जो देश बुलाता है, मंगाता है कार्ड, तो एक तरफ इंग्लिश भेजता हूँ, दूसरी तरफ वहाँ के लोकल लैंग्वेज भेजता हूँ। तो मिडिल ईस्ट में गया तो इंग्लिश और अरेबिक भेज देता हूँ। यूरोप साइड गया तो स्पेनिश भेज देता हूँ या फ्रेंच या इटालियन भेजता हूँ, डिपेंडिंग ऑन द वे। तो वैसे ये मूवमेंट चालू हुआ था इंस्पायर करने के लिए कि एक अच्छा काम दिन में करना है। और मैं पिछले 16 साल से हर रोज एक मिनिमम अच्छा काम, यानी एक मिनिमम आदमी को या किसी और को स्माइल कराना, मेरा ये मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया हुआ है। तो पिछले 16 साल से एवरी सिंगल डे आई हैव टू मेक वन पर्सन स्माइल। नाउ इसका चालू करने का रीजन ये था कि मैं रहता हूँ बम्बई में और लोग सिर्फ भागा दौड़ी में रहते हैं, किसी के पास टाइम नहीं, ट्रेन में भी चढ़ने के लिए एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। और तो मेरा ये बात ये था कि अगर हम किसी के लिए 1 मिनट या 2 मिनट निकालते, अगर कोई ट्रेन में गिर जाता है, हम लोग उसके लिए 2 मिनट निकाल के साइड पे बैठ के उसको पानी पिलाते, या फिर कोई रास्ते में कोई क्रॉस करना चाहता है, हम उसको हेल्प करते। यहाँ पे कभी-कभी ऐसा भी होता है ना कि एक गाड़ी को निकालने के दूसरा गाड़ी 3 गाड़ी आगे घुस जाते हैं, तो वो भी अगर हम एक सेकंड पीछे रुक जाते, तो पॉइंट है एक छोटा-सा अपना एक काइंड एक्ट, ज़रूरी नहीं कि कुछ बहुत बड़ा करना है, ये मूवमेंट से काफ़ी बड़ी चीज़ भी हुई, पर एक छोटा भी काइंड एक्ट अगर हम दिन में रोज़ करते हैं, एटलीस्ट एक, तो क्या होता है ना, जब वो एनर्जी हम लोग पास करते हैं, अभी जैसे आप गिरे और मैं आपको उठाऊँ, पानी पिलाऊँ, तो आप एक अच्छा एनर्जी घर पे जाएँगे। राइट। रोड क्रॉस करना चाहता है, लेकिन मैं तभी मैं आपकी मेरी गाड़ी आगे चला दूँ, तो आपके दिमाग में नेगेटिविटी आएगी या बीच शायद आप गाली भी देंगे मैं। लेकिन मैं उसी समय अगर मैं रुक जाता हूँ और मैं आपको जाने देता हूँ, तो जो थैंक यू जो आपके अंदर से आता है ना, वो दिल से, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग क्या है आजकल की वो मेट्रो सिटीज़ में तो खास करके भागा-दौड़ी में हम लोग लाइफ भूल गए हैं कि किसी और के लिए भी जीना है। जबकि हम ह्यूमन बीइंग्स है ही सोशल एनिमल, वी आर सपोज्ड टू बी लिविंग विद ईच अदर एंड फॉर ईच अदर, पर हम सिर्फ अपने लिए जीना सीख रहे हैं, इसलिए वहाँ पे गलत हो रहा है। तो ये चालू करने का तात्पर्य ये था कि हम लोग के दिमाग में और हमारे दिल में किसी के लिए कुछ करना बहुत ज़रूरी। कोई इंसिडेंट था क्या आपके लाइफ में जो इस मूवमेंट को लॉन्च करने में प्रभावित किया? ऐसा कोई ज़रूरी क्या होता है ना, कभी भी मैंने देखा है कि एनजीओ चालू होता है तो उसके पीछे एक या मूवमेंट जो होता है उसके पीछे कुछ सैड स्टोरी होता है। अच्छा। पिछले 15-20 साल से 15 साल से तो मैं जब न्यूज़पेपर को इंटरव्यू देता हूँ तो वो लोग भी वही पूछते हैं, ये सेम सवाल आपसे जनरली सवाल होता है। पर मेरा नसीब से अच्छा है, इतना अच्छा है कि मेरा शायद मैं बहुत ही यंग एज में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चला गया था। अच्छा। तो जो अवेयरनेस है, जो लिव इन हुँ, हुँ। नाउ है, आजू-बाजू को मैं महसूस करता हूँ, आजू-बाजू की दुनिया को, वो काफ़ी जल्दी आ गई थी मेरे। तो उसके वजह से आई थिंक मैंने तो ये सोचा कि हम हर एक के लाइफ का पर्पस होता है। अगर हम लोग वो लाइफ के पर्पस पे नहीं चलते हैं, तो ऊपर वाला एक लाफा झापड़ मारता है हमको
और बोलते हैं कि भाई ये तेरा लाइफ का पर्पस है, तू इसके लिए नहीं बना है। पर मेरे केस में आई थिंक ऊपर वाले ने मुझे पहले ही बता दिया भाई तुझे यही करना है। तो कुछ बुरा नहीं हुआ, पर यस कुछ अच्छे करने की जो जागरूकता थी काफ़ी जल्दी आ गई। और ऊपर से क्या था ना, मैं बचपन में काफ़ी किताबें पढ़ता था, अभी भी पढ़ता हूँ। तो मॉरल स्टोरीज़ वाली किताबें होती थी, अमर चित्र कथा और काफ़ी मतलब, और मेरी दादी भी मुझे अच्छी-अच्छी स्टोरी सुनाती जहाँ पे कुछ अच्छा मैसेज होता था। तो वो एक था फैक्टर। दूसरा फैक्टर ये था, मैंने एक मूवी देखा था पे इट फॉरवर्ड। वो मैंने अभी तक 52 टाइम्स देखी है। जब मैं वो मूवी 17 टाइम देख रहा था ना, तभी मुझे ये आइडिया हुआ कि क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि जहाँ पे हम लोग ये काइंडनेस को और स्प्रेड कर सकें। दिन में एक लोग को स्माइल करना बहुत सिंपल चीज़ है, क्यों ना हम लोग वो भी कर सकें। तो एक दूसरा बात ये था। तो ये मतलब जो आई थिंक मेरी परवरिश थी और जो मेरे लाइफ में अ, अच्छी बातें हुई, वो आई थिंक इंस्पायर किया मुझे, और जिससे मैंने कोई सोचा कि ये आगे लोगों को भी बढ़ाना चाहिए, आगे लोगों को दिखाना चाहिए। हम सबको पता है कि हमको अच्छा होना है, पर हम लोग क्या होता है ना, ज़िंदगी की भागदौड़ में भूल जाते हैं। तो ये कार्ड एक खाली एक रिमाइंडर की तरह आती है कि भई हमको कुछ अच्छा करना है। कुछ क्या ऐसा कि हम लोग, इससे क्या खुशी अपनों को भी मिलती है, जब हम लोग कुछ अच्छा करते हैं। तो हुँ, हुँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जब हम खुश रहेंगे तो दूसरे को ऑटोमेटिकली खुश रहेंगे। जब मेरा प्याला पूरा भरा हुआ है खुशी से, तो मेरे को देने में बहुत ईज़ी हो जाएगा। तो आई थिंक दैट वाज़ द रीज़न फॉर डूइंग दिस। राइट, गॉट इट। और हमारा स्टैंडर्ड क्वेश्चन प्लेटफ़ॉर्म में आपका गाइडिंग वॉइस कौन? मेरा गाइडिंग वॉइस आई थिंक माय ओन सेल्फ। मैं अपने आप से काफ़ी बात करता हूँ अंदर, मैं ऐसे बाहर बात नहीं करता हूँ, मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट हूँ। पर एक अंदर गाइडिंग वॉइस जो खुद की है, और दूसरी जो मैं किताबें पढ़ता हूँ। मैं काफ़ी किताबें पढ़ता हूँ जहाँ में कुछ ना कुछ सीखना होता है। अभी बहुत बार तो ऐसे भी होता है, कोई और भी कोई किताब पढ़ता है, अरे यार ये तो तू भी बोलता है जैसे ये भी चीज़ हो रहा है। तो मैं बोला मे बी मैंने भी शायद वो किताब पढ़ी होगी, और मैं तो बरसों से इतने साल से किताब पढ़ता हूँ, तो वो एक कुछ ना कुछ इम्बाइब हो जाता है अपने अंदर, जिसकी वजह से वो आई थिंक द बुक्स एंड द मे बी अब आजकल तो रील्स और सब हो गए, जो अच्छे इंस्पायरिंग रील्स होते हैं, वो मैं देखता हूँ। कॉमेडी तो देखता हूँ, पर उसके अच्छे इंस्पायरिंग रील्स देखता हूँ, जिससे बहुत सीखने मिलता है। कभी-कभी वो एक एनफोर्स कर देता है वापस कि नहीं जो तू कर रहा है वो सही कर रहा है। तो क्या रील्स देखनी है, कैसे अपने एल्गोरिदम को भी चेक करना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के ज़माने में। और आपका सक्सेस मंत्र के बारे में बताइए कि आपके इस सफ़र में सबसे ऊपर से कौन से 3 चीज़ें जिसकी वजह से आप आज इधर तक पहुँच सके? आई थिंक एक तो कंसिस्टेंसी, मतलब जब मैंने ये चालू किया था, पहला कार्ड दिया था, और उसके बाद मैंने आज तक मोर देन 1000 लेक्चर्स दिए काइंडनेस के ऊपर कि रोज़ काइंड कैसे बनना। तो वो जो कंसिस्टेंसी जो मैंने रखी, बहुत बार क्या होता है ना, हम लोग जोश में आके कुछ चालू कर देते, पर फिर बाद में 1-2 महीने में, 2-3 महीने में, 6 महीने में हम लोग उस फिज़ल आउट हो गए। जैसे आपने जब ये पॉडकास्ट चालू किया रहेगा, आपने नहीं सोचा रहेगा कि आप इतने सारे पॉडकास्ट कर लेंगे और ये लेवल तक पहुँचे, क्योंकि आपकी वो कंसिस्टेंसी थी जिसकी वज़ह से आप सक्सेस मिला। तो ये सेम इसमें था कि कंसिस्टेंसी इज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। सेकंड, लोगों से बात करना, मिलना, नेटवर्क करना, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट। आपकी मतलब कंसिस्टेंसी के बाद नेटवर्क, क्योंकि अगर मैं लोगों को जाके मिलूँगा नहीं, बताऊँगा नहीं कि ये क्या है, तो लोग समझेंगे नहीं। जैसे मैंने बोला मैं इंट्रोवर्ट हूँ, पर जब ये योर टर्न नाउ के बारे में बात करनी होती है ना, तो मैं फिर सबको जाके बात करता हूँ, सबको समझाता हूँ कि क्या है और कितना इम्पोर्टेंट। तो कंसिस्टेंसी, नेटवर्किंग, और तीसरी ऑनेस्टी। अच्छा। जितना आप दिल से बात करेंगे और जो आप फॉलो करेंगे, मतलब मैंने 1000 के ऊपर, जैसे मैंने बताया, अब तक लेक्चर दिए, मतलब लास्ट सभी लेक्चर में स्टैंडिंग ओवेशन मिला है, क्योंकि मैंने वो रिएक्ट किया कि वो इसके लिए नहीं मिल रहा है क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए मिल रहा है क्योंकि मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। बहुत लोग क्या होता है ना, वो लेक्चर दे देते पर खुद फॉलो नहीं करते, तो मालूम पड़ जाता है सामने वाले को कि भाई ये तो खाली फेक रहा है। तो जब आप ऑनेस्टी के साथ जो आप जी रहे हैं और वही आप बता रहे हैं, अगर मैं कुछ प्रीच भी करता हूँ, अगर मैं खुद फॉलो नहीं करता तो मैं उसके लिए सलाह भी नहीं देता हूँ। अगर मैं देता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि मैं खुद नहीं कर रहा हूँ पर आपको करना चाहिए। तो अगर आप ऑनेस्ट होते हैं ना, तो आपको किसी के भी दिल को छूना और किसी के भी मतलब एक सक्सेस मिलना बहुत ईज़ी हो जाता है। सो कंसिस्टेंसी, नेटवर्क और ऑनेस्टी, वो तीनों इम्पोर्टेंट चीज़। राइट, राइट, गॉट इट। लिटिल ब्लू कार्ड, ये तो बहुत सिंपल आइडिया है, मगर अब तो 50 से अधिक देश में फैला हुआ है। ये बहुत बड़ा ग्लोबल मूवमेंट कैसे बन गया? लाइक हाउ इट स्प्रेड? सो 2009 में आई थिंक फेसबुक बहुत नया-नया था उस टाइम पे। आई थिंक हाँ, फेसबुक हाँ। में कि 2007-8 में आया था। तभी फेसबुक में मैंने ये डालना चालू किया था। मैं पोस्ट करता था। रोज़ लोगों की स्टोरीज़ आती थी कि कैसे ब्लू कार्ड यूज़ किया है। तो मैं डालना चालू किया था। तो आई थिंक पहले ही साल में जब मैंने फर्स्ट किया था तो मैंने 2000 कार्ड्स प्रिंट किए। सोचा था कि पूरे साल में 2000 अच्छे काम करूँगा, काम हो जाएगा। पर क्या हो गया ना, वो फ़ेसबुक की वज़ह से जो जो मेरे कज़िन्स हैं, मेरे फ्रेंड्स जो बाहर गाँव रहते थे, वो लोग ने भी अपने फ्रेंड्स लोग को ऐड किया ग्रुप में, और पहले ही साल में 8 कंट्रीज़ और 25,000 कार्ड छापने पड़े। तो जिसकी वज़ह से लोग अलग-अलग कंट्रीज़ में फैलने लगा।
और सोशल मीडिया मेरे लिए तो बून है। लोग बोलते हैं सोशल मीडिया को कि आप कैसे यूज़ करते हो? बहुत लोग के लिए सोशल मीडिया कर्स की तरह भी है कि भई ये टाइम वेस्टिंग है। पर आप सोशल मीडिया को कैसे यूज़ करते हो? कैसे आप उससे अपना नेटवर्क बढ़ाते हो? कैसे आप उससे अपना काम करते हो? कैसे आप उससे अपने काम फैलाते हो? वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे आप उससे इंस्पायर होते हो? तो सोशल मीडिया की वजह से ये आज 50 प्लस कंट्रीज़ में पहुँचा हुआ है आज। राइट, 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 गॉट इट। और आगे बढ़ते हैं। मेरा दूसरा सवाल है कि आप एक सफल बिज़नेस भी चला रहे हैं और एक ग्लोबल मूवमेंट भी, प्रॉफ़िट और पर्पस के बीच बैलेंस कैसे बनाते हैं? तो मेरा बहुत सिंपल है। मैं पहले सिखाता था लोगों को टाइम मैनेजमेंट की क्लासेस, तो मैं खुद ही वहाँ से सीखा कि बैलेंस करना बहुत इम्पोर्टेंट। तो मेरा क्या होता था ना, जब ये सुबह सोशल वर्क का काम है, ऑटोनॉमस का काम है और मैं अभी 2 एनजीओ चलाता हूँ। तो ये जो है ना, मैं सुबह 7:30 से लेके 11 सवा 11 तक कर लेता हूँ। फिर से 6 तक मेरा ऑफ़िस का टाइमिंग है और 6 के बाद फैमिली टाइम। तो वो हिसाब से मैंने बैलेंस किया। सैटरडे संडे आई अवॉइड कि कुछ और कमिटमेंट नहीं लेता, मैं फैमिली के साथ ही रहता हूँ। बहुत कम होता है कि जब सैटरडे संडे करना पड़ता है। पर जनरली ऐसे बैलेंस करने से क्या होता है ना, क्योंकि आप खुशी से कर सकते हो। अगर मैं फुल टाइम सोशल वर्क करूँ और बिज़नेस में नहीं ध्यान दूँ, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकता है। और फुल बिज़नेस में ध्यान दूँ और फैमिली को ना दूँ, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो क्या आप कहाँ पे भी रहना हो, तो फुल टाइम वहाँ पे 100% रहना चाहिए। तो वो जो मोमेंट में रहना है बहुत इम्पोर्टेंट है। पर अगर मैं फैमिली को ध्यान नहीं दूँ, पूरा टाइम बिज़नेस में रहूँ, तो दिमाग में पीछे चलता रहेगा कि घर पे जाके जवाब देना है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो वैसा भी होता है। इसलिए आप बैलेंस कर लोगे तो आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है सफलता पाने के लिए, और बहुत ज़रूरी है, वरना आप एग्ज़ॉस्ट हो जाओगे। खाली बिज़नेस करोगे तो भी एग्ज़ॉस्ट हो जाओगे, खाली सोशल वर्क करोगे तो भी एग्ज़ॉस्ट करोगे, खाली फैमिली का करोगे तो फिर उनके लिए पैसा देने के लिए कुछ नहीं होगा, पैसा खो जाएगा। बैलेंस करना बहुत इम्पोर्टेंट। और सक्सेस से सिग्निफिकेंस तक जाने के लिए किसी इंसान को अपने माइंडसेट में क्या बदलाव लाना चाहिए? एक तो कि मैं कर सकता हूँ, हुँ, हुँ, पॉज़िटिविटी बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो आप अपने आप से बात करते हो कि ये पॉसिबल है। दूसरा है ओपन रहना। बहुत लोग क्या होता है ना, कुछ उम्र के बाद तो ज़िद पे आ जाते हैं, एक पर्सपेक्टिव बन जाता है कि नहीं ऐसा ही होगा। पर एक दूसरा पर्सपेक्टिव होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसको मैं दूसरी नज़र से देखूँ, या कभी थर्ड पार्टी की नज़र से। बहुत बार आप देखो, कंसल्टेंट के पास जाते हो, बहुत बड़ी कंपनी है, कंपनी को पता होता है कि उनको क्या करना है या कैसे करना है। पर बाहर वाला जब आके बोलता है उनको पैसा देके, तो उनको लगता है कि नहीं भाई, ये तो ऐसे एक होना चाहिए था। जबकि वो आंसर आपके पास अंदर ही है। वो आप आंसर कैसे खोलते हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट। अच्छा, तो अपने साथ जो अपने आप बात करते हो, दैट इज़ वेरी सेल्फ टॉक। इम्पोर्टेंट टू ग्रो। अच्छा, अच्छा। और ये छोटे-छोटे काइंडनेस के एक्ट्स सच में मेज़रेबल इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं या वे सिर्फ इमोशनल होते हैं? नहीं, नहीं, करते हैं ना। सी क्या होता है ना, अभी देखो, सपोज़ आज आप मैं आपको बताता हूँ, आज आप अभी मैंने आपको आज शायद लिफ्ट दी थी, बराबर है? मैंने आपको राइट, नियर बाय मेट्रो थे, वहाँ से लिफ्ट दिया आपने, बराबर है? जी, मैं आपको जानता नहीं, हम लोग 1-2 बार मिले हैं, तो मैंने आपको लिफ्ट दे दिया, और जो आपका जो ऑटो का 50-60 के 100 रुपए होने वाला था, वो आपका बच गया, और उस बार मैंने आपको ये कार्ड दे दिया राइट, कि आप अच्छे मूड में हैं, क्योंकि नहीं, आपको किसी ने लिफ्ट दिया, आपके 100 रुपए बच गए। हम लोग के 10 रुपए बचते तो भी हम लोग खुश हो जाते, बराबर? आपको 100 रुपए बच दिए। अभी आप ऊपर मेट्रो में गए और आपको लगा मुझे भी ये कार्ड यूज़ करना है, आपने अपने पीछे वाले के लिए टिकट खरीद लिया और टिकट उसको पास दे दिया, बराबर है कार्ड के साथ। अभी मेट्रो में वो आदमी खुश है कि मेरे को आज फ्री का राइड मिल रहा है। वो अंदर बैठ के अपनी जो सीट है, क्राउडेड पीक आवर्स में अपनी जो सीट है, उसने अपने किसी और को दे दिया, जो आदमी खड़ा हुआ है बहुत टाइम से। उसको पास अभी ये जो आदमी जो खड़ा है बहुत टाइम से, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो बिज़नेस का का टेंशन है, घर का टेंशन, उसको अगर जगह मिलती है, तो उसका भी वापस माइंडसेट चेंज, अरे वाह! किसी ने मेरे को फ्री में सीट दे दी। मतलब बेसिकली बैठने के लिए सीट दे दी। तो ये क्या होता है, एक माइंडसेट चेंज करता है। हुँ, अभी हुँ, आजकल हुँ, देखो लोग इतने फ्रस्ट्रेशन है, इतना, एक तो ये जो सोशल मीडिया है ना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ तो हम लोग रील्स देखते हैं, दूसरों की लाइफ देखते हैं, जिससे हम लोग जेलस होते हैं, तो वो एकदम भरा हुआ रहता है। पर जब हम किसी और को हेल्प करते हैं, तो एक माइंडसेट चेंज है कि नहीं ऐसा भी है, इंसानियत ज़िंदा है, ह्यूमैनिटी इज़ स्टिल देयर। तो वो चेंज लाते, अगर ये स्मॉल चेंज, एक स्नोबॉल इफेक्ट जैसा है। अगर ये जब फैल जाता है, तो पूरी वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं पॉजिटिव में। राइट, गॉट इट। और आज हमारे ज़माने में अगर युवा हो यानी यंगस्टर्स को देखे तो वो तो बहुत एम्बिशियस है, एट द सेम टाइम इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन के चक्कर में है। उनमें अगर एम्पैथी और काइंडनेस इंस्टिल करना हो तो क्या करना चाहिए? सी अपना जो अभी अभी जो जनरेशन है, आप मिलेनियल्स बोलो कि जेन ज़ी बोलो, वो लोग को ज़्यादा एक्चुअली अवेयरनेस है। वो लोग ज़्यादा काइंड है, वो लोग ज़्यादा इंक्लूसिव है।
पर खाली ये है कि उनको सही रास्ता दिखाना भी ज़रूरी है। वो लोग है, वो लोग मैं बताऊँ ना अपने जनरेशन से वो जनरेशन ये जनरेशन बेटर है क्योंकि मैं सब स्कूल्स, कॉलेजेस में जाता हूँ। वो लोग ज़्यादा समझते हैं, वो लोग ज़्यादा अवेयर है, एनवायरनमेंट के लिए, इंक्लूसिविटी के लिए वो लोग अवेयर है। पर उनको सिर्फ रास्ता सही दिखाना चाहिए। उनका तरीका अलग है, पर गलत नहीं, अलग है। तो वो अलग तरीका में सोसाइटी के साथ रह के अगर हम साथ में उनको समझा दें कि अगर काइंडली कोई चीज़ कैसे कर सकते हैं और अगर वो चल जाते तो बहुत अच्छे हैं। तो बेसिकली तो वही है कि भई उनको रास्ता सही दिखाना वाला चाहिए। राइट। और ऋषभ, ये कोई स्टोरी आप शेयर कर सकते हैं जहाँ एक छोटी सी काइंडनेस एक्ट ने बड़ा रिपल इफेक्ट क्रिएट किया? अ, मैं आपको बताता हूँ मेरे को एक लड़की का ईमेल आया लाटविया से। हम्म। अभी तक ईमेल आया था दिस वाज़ अराउंड 2011-12 अभी लाटविया हम्म। क्या था मुझे पता नहीं था, मेरे को गूगल करना पड़ा। तो लाटविया एक छोटा-सा कंट्री है, रशिया का राइट, ऑफशूट हो। राइट, राइट। तो जनरली जब भी कोई कार्ड मँगाता है मैं उनसे बात करता हूँ और आई वुड वांट टू नो कि भाई क्यों कार्ड मँगा रहे हैं, क्या अच्छा काम करते हो वो लोग उसे जानने के लिए क्योंकि आगे वो मुझे इंस्पायर करता है कि मैं और क्या अच्छा कर सकता हूँ। तो मैंने उससे बात किया कि भाई तू क्यों मँगा रही है और रीज़न क्या है ये मँगाने के लिए? तो उसने बोला कि मैं जर्मनी गई थी, वहाँ पे एक लेडी ने मेरा जो मील का पैसा दिया था और उसके वजह से उसने मुझे ये कार्ड दिया था। अब मुझे चाहिए कि मैं ये लाटविया में भी इसको फैलाऊँ। तो मैंने बोला वाह! तो फिर और उसको पता नहीं था वो लेडी कौन थी अच्छा। और उसके 15 दिन के बाद में एक कनाडा से एक लेडी का मुझे मेल आया कि भाई मेरे जो कार्ड थे खत्म हो गए, मुझे और दे। मैं बोला मैं तो आपको अभी दिया था। पता नहीं मैं जर्मनी घूमने गई थी और मैंने वहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट लोग को जब मैं घूम रही थी तो मैंने काफ़ी लोगों को हेल्प किया। जब स इमेजिन ये जो लेडी जिसने मेरे से मँगाया था कार्ड कनाडा से, वो जर्मनी घूमने गई थी जहाँ पे वो लाटविया की लेडी मिली उसको, लड़की मिली और जब वो ल लड़की लाटविया की लेडी ने जब मेरे से लड़की ने कॉलेज की लड़की थी, उसने जब मेरे से कार्ड मँगाया, उसने फिर बाद में मेरे को फ़ोटो भेजा। उसने क्या किया मेरे पास तो तभी लाटविया लोकल लैंग्वेज थी नहीं। तो दूसरी तरफ उसने लोकल लैंग्वेज में पेपर लगा के और इधर ये लैंग्वेज लगा के, वो वहाँ पे सबको दे रही थी। वाह! मतलब ये रिपल इफेक्ट अलग-अलग मतलब कनाडा भेजा था मैंने जो जर्मनी में यूज़ हुआ और आगे लैटिविया में फिर हुआ फैला। मतलब कितना इम्पोर्टेंट है। बीच में तो एक कंट्री था टोगो करके, वो भी मुझे नहीं मालूम था, छोटा कंट्री है, अफ्रीका में, वेस्ट अफ्रीका में, वहाँ से भी एक लेडी ने मँगाया। तो ये जो रिपल इफेक्ट होता है, जो कहाँ का बढ़ता है, कहाँ लोग ट्रैवल करते हैं, इसलिए मैं जनरली ज इवन मुंबई में भी मैं ट्रैवल करता हूँ, आई प्रेफर गोइंग बाय लोकल ट्रेन्स और बस। क्यों? क्योंकि मुझे चांस मिलता है किसी को हेल्प करने की। सो उसकी वजह से ये ईज़ हो जाता है। तो दैट्स हाउ द रिपल इफेक्ट हैपेंस। गॉट इट। और ऐसे इनिशिएटिव्स में शुरुआत में थोड़ा दिक्कत होती है और लोग सोचते हैं कि ये तो अनरियलिस्टिक है, आइडियलिस्टिक है, कम बोल के सोचते हैं ना? ऐसा आपके केस में भी हुआ था क्या? लोग क्या सोचे थे इस इनिशियल ईयर्स में? तो जब मैंने ये चालू किया था, तो ये स्टार्टिंग में पहले 2-3 महीने में लोगों को लगा ये क्या कर रहा है, ये पागलपन है, ऐसा सब होता नहीं है। तो आई थिंक जो आदमी पागल होता है ना, वही ऐसा कुछ कर सकता है। एंड पीपल हू आर क्रेज़ी कैन डू दिस। सो इनफैक्ट एक बार तो मुझे याद है कि मेरे दोस्त लोग रात को मिले और मैंने तभी उस दिन एक स्टोरी शेयर की थी कि किसी ने टोल नाके पे किसी अब तभी उस टाइम पे फास्टैग नहीं था। तो किसी ने टोल नाके पे पीछे वाली गाड़ी के लिए पैसा भरा और ये कार्ड उसको पास किया था। अभी वो पीछे वाली गाड़ी मर्सिडीज़ थी। तो मेरे दोस्त लोग चढ़ गए मेरे ऊपर कि ये क्या है? मतलब कोई मर्सिडीज़ को क्या फ़र्क पड़ता है उसको उसके लिए 30-40 रुपया भरा। क्या वो है? मतलब ये सब पागलगिरी है, नहीं करना चाहिए। फ़ोकस कर बिज़नेस में कर क्योंकि मैंने काफ़ी यंग एज में ये चालू कर दिया था। मतलब बिज़नेस पे फ़ोकस करना चाहिए। तो मैंने उनको ये समझाया कि चलो मर्सिडीज़ वाले के लिए 30-40 रुपया इम्पोर्टेंट नहीं है। पर मेबी वो जो कुछ करेगा वो शायद 2-4-5 हज़ार का कुछ अच्छा काम करेगा जब वो कार्ड पास करेगा। तो क्यों नहीं? तो वैसे ही मतलब फैमिली में भी आई कि भई हम लोग का फैमिली बिज़नेस फैमिली है, तो पापा ने भी बोला कि फ़ोकस अपना बिज़नेस बढ़ाने में होना चाहिए, सोशल वर्क करने में नहीं होना चाहिए। वो सब तो 60 की उम्र के बाद होता है। तो मतलब काफ़ी स्टार्टिंग में आया था बट बाद धीरे-धीरे जब वो लोग ने देखा कि ये काफ़ी बढ़ गया है और कितने लोगों को इंस्पायर हो रहा है, काफ़ी न्यूज़पेपर में आ गया था, रेडियो पे आ गया था, टीवी पे आ गया था, मैगज़ीन्स में आ गया, तब वो लोगों को समझा कि नहीं इसका भी जो कर रहा है वो सही रास्ते पे कर रहा है। और आपको क्या लगता है आज के समय में काइंडनेस एक बिज़नेस एडवांटेज बन रहा है क्या? काइंडनेस बिज़नेस एडवांटेज कैसे हो? मतलब काइंडनेस का कॉर्पोरेट्स के लिए अगर देखें तो सीएसआर तो मैंडेटरी बन गया, मगर करते ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं कि ओके वी आर सो काइंड, बहुत सारा मैसेजेस डालते हैं सोशल मीडिया में और इसके हिसाब से भी दे गेट मोर एंड मोर कस्टमर्स, राइट? वो हिसाब से हाँ, क्या बोलते
यस, हम्म, यस, यस। वो आप बस बहुत लोग हैं जो यहाँ पे इसमें चीटिंग भी करते हैं। बहुत लोग हैं जो झूठ भी बोलते हैं कि हमारा जो भी सेल हो रहा है उसमें से इतना ये जा रहा है। काफ़ी लोग सीएसआर के लिए क्या करते हैं ना, अपना ही खुद का दूसरा फाउंडेशन खोल के उसमें बस पैसा डालते हैं। कुछ लोग हैं जो जेनुइनली काफ़ी अच्छा काम करते हैं, लेकिन कुछ 10% लोग हैं जो इसका मिसयूज़ भी करते हैं। पर मेरा फ़ोकस ये रहेगा कि वो 10% जो मिसयूज़ करते हैं उसकी वजह से वो 90% जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको क्यों रोकना चाहिए। तो मेरा फ़ोकस वो हमेशा जो लोग करते हैं अच्छा काम उसके ऊपर होना चाहिए। बाकी जिसको मिसयूज़ करना है, एडवांटेज लेना है, तो अभी उसको हम लोग रोक नहीं सकते, पर उसकी वजह से हम लोग हमारा काइंडनेस स्टॉप नहीं करना चाहिए। राइट। और ये इनिशिएटिव तो 2009 मतलब 17 साल के पहले शुरू हुआ। और इस पूरी जर्नी ने आपको खुद के बारे में क्या सिखाया? कि जो लोग मुझे पहले जानते थे और अभी जानते हैं, वो काफ़ी शिफ्ट आया है। अभी जो काइंडनेस का मेरा जो अवेयरनेस है, जो मैं पहले भी मैं लिव इन द मोमेंट रहता था, अभी और ज़्यादा वो हो गया। मतलब आज की तारीख में आप हम लोग बैठे हो रूम में कहाँ है, तो मेरा ऑब्जर्वेशन चालू रहता है कि कहाँ किसी को हेल्प हो सकता है, कि कहाँ मैं मेरा कंट्रीब्यूशन दे सकता हूँ जिसकी वजह से मैं उनकी लाइफ में थोड़ा पॉजिटिव चेंज ला सकता हूँ। तो अवेयरनेस इतना बढ़ गया है, तो आई थिंक दैट इज़ द मेन इम्पोर्टेंट थिंग, जो अवेयरनेस जो बढ़ गया है ना, और काइंडनेस बढ़ गया है। कहाँ मतलब आप तो मेरे को मैं आपको चलते-फिरते बता सकता हूँ कि कहाँ किसी को हम लोग कैसे मदद कर सकते हैं, जो उसको पता भी ना हो कि उसको शायद मदद की ज़रूरत हो। पर एक वो स्माइल कैसे लेके आ सकते हो, बहुत इम्पोर्टेंट। राइट। और ऋषभ, अब तक तो बहुत ही शानदार बातचीत चला है और समय आ चुका है एपिसोड में थोड़ा मसाला ऐड करके और थोड़ा स्पाइस अप करने का, व्हिच मीन्स इट्स टाइम फॉर सेकंड रैपिड फायर राउंड। अगर तैयार है तो शुरू करेंगे। नहीं, नहीं। ओके, ऑलराइट। और पहला बुलेट आ रहा है आपके तरफ। यदि आपके पास कहीं भी एक विशाल, बहुत बड़ा एक जाइगैंटिक बिलबोर्ड हो सकता है जिस पर कुछ भी हो, तो वहाँ पे आप क्या देखना चाहोगे या क्या लिखना चाहोगे आप? स्प्रेड स्माइल्स, बी काइंड। वाओ! और दूसरा सवाल, यदि आपको किसी सेलिब्रिटी के साथ डेट करना हो तो कौन होगा और क्यों? नहीं, आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई है। अगर मैं डेट करना चाहूँगा तो मैं मेरे सन के साथ बाहर जाना चाहूँगा। मुझे उससे काफ़ी चीज़ सीखने मिलता है। जब ये मैंने चालू किया था, तो सबसे पहले ये आइडिया मैंने उसको बताई थी और उसने तभी मेरे को इंस्पिरेशन, तो 5 साल का था, उसने मेरे को इंस्पिरेशन दिया कि यू शुड नॉट इवन थिंक अबाउट इट, जस्ट स्टार्ट इट। आई थिंक आई वुड गो ऑन अ डेट विथ माय सन। और आप एक दिन के लिए डिक्टेटर यानी नियंता बन के एक ऐसा नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को मानना होगा, तो आप कौन-सा नियम बनाओगे आप? जितने भी एम्यूनिशंस है, सब बैंड कर दो एक दिन के लिए, कितनी जानें बचेगी। फ्रॉम एनीथिंग, चाकू से लेके न्यूक्लियर बॉम्ब तक, जो भी हो एक दिन के लिए नो एम्यूनिशन यूज़ करो, फिर देखो कितनी जानें और कितनी लाइफ बच सकती है, कितने बच्चे और कितनी औरतें और कितनी शांति हो सकती है इस पूरे वर्ल्ड में। या, गॉट इट, गॉट इट। और आप किसी फ़िल्म के रीमेक में हीरो बनने का मौका मिले तो कौन-सा फ़िल्म और कौन-सा कैरेक्टर करना चाहते हैं आप? आई थिंक विल स्मिथ का था परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस में, एक फादर एंड सन का जो है, जो कैसे एक आगे लाइफ में वो कितना पॉजिटिवली जाता है, दैट परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, जो करेक्ट, मेरा भी है कि हैप्पीनेस, काइंडनेस इज़ बट हैप्पीनेस, तो कैसे परस्यूट इसको करना राइट। चाहिए उसकी। ऑलराइट। और अगर दुनिया का हर इंसान रोज़ एक काइंडनेस एक्ट करे तो सबसे पहला बदलाव क्या होगा? शांति। मतलब ये सबके डीएनए में है पर हम लोग करते नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एक काम सब लोग एक करें ना तो कैसे पूरा लाइफ चेंज हो सकता है। और आपका जीवन किसी के साथ एक दिन के लिए बदलना होगा तो वो कौन होगा और क्यों? आई थिंक मे बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, क्योंकि वो लोग के पास ताकत है पूरा सिस्टम और पूरा वर्ल्ड को चेंज करने। अमेजिंग, अमेजिंग। और आखिरी सवाल ये दूसरे रैपिड फायर राउंड में, ऐसी कौन-सी आधुनिक यंत्र यानी फैंटेसी गैजेट है जो आप देखना चाहोगे या खुद ही इन्वेंट करना चाहोगे? अगर हम चलते फिरते लोगों का इमोशन समझ सकते, दैट वुड बी एन अमेजिंग टेक्नोलॉजी, क्योंकि अगर मैं चल रहा हूँ मुझे पता है कि आदमी दुखी है, तो मैं उसको कैसे स्माइल कर रहा हूँ। अगर मैं चल रहा हूँ मुझे लगता है कि आदमी कैसे गुस्से में है और उसको मैं जाके हग कर सकता हूँ और उसका गुस्सा शांत कर सकता हूँ। ये अगर कोई आदमी खुश है और अगर मैं उसको देख सकता हूँ, तो आई मीन दैट वुड बी द बेस्ट टेक्नोलॉजी। तो एटलीस्ट हम लोग किसी को मिसजस्ट तो नहीं करेंगे। राइट, अमेजिंग। और दूसरा रैपिड फायर राउंड में भी आप बहुत ही महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सेस दिए आपने। और आखिरी एक सवाल मेनस्ट्रीम क्वेश्चंस में, अभी उभरते हुए युवा है जो यंगस्टर्स है, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे आप? सोशल मीडिया जो है उसको राइट यूज़ करो। मतलब अपना एल्गोरिदम आप खुद चेंज कर सकते हो। अगर आप सब गलत चीज़ देखोगे तो गलत हो जाएगा। आप अच्छी चीज़ देखोगे तो आपको अच्छे वाले रील्स आएँगे। मैं ये नहीं बोलता सिर्फ़ अच्छा ही देखो, मतलब थोड़ा कॉमेडी भी देखो, थोड़ा पढ़ाई का भी देखो, थोड़ा इंस्पायरिंग भी देखो, पर जो नेगेटिव वाला है अगर आप उसको
या फिर जो कुछ कोई रील्स ऐसे होते हैं जो आपको बताते हैं नहीं आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हैं जबकि आप गलत हो तो भी। तो वैसे वाले को इग्नोर करो। जो सही है और जो अच्छे हैं, उस फिगर आजकल पूरा जो जनरेशन है मोबाइल पे रहता है यंग जनरेशन, तो उससे आप प्रेरित होगे और मेरा जो हमेशा होता ही है कि भई काइंड होना बहुत ज़रूरी है। दिन में 1 आदमी को स्माइल करो, 1। राइट, अमेजिंग। और ऋषभ, आपसे बात करके बहुत मजा आया और बहुत ही पावरफुल कन्वर्सेशन चला अब तक। और आपको टीजीवी हिंदी में ये कन्वर्सेशन कैसे लगा? ओह! आई लव्ड इट। आई लव द क्वेश्चन्स यू हैव मैन। आई मीन मैंने इतने इंटरव्यूज़ दिए पर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन्स ऐसे कभी नहीं पूछे नहीं किसी ने एंड इट इट मेक्स मी थिंक। वो तो हमारा प्लेटफॉर्म का यूएसपी है, क्योंकि वी वांट टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ गेस्ट। आप बहुत सारा काम किया आपने, और आपके मन में जो चलता है वो ऑडियंस के साथ शेयर करना है, दैट्स द इंटेंट। एनीवेज, हम बहुत सालों से सोच रहे हैं कि आपको ये प्लेटफॉर्म में आमंत्रित करना। फाइनली इट हैपेंड। थैंक यू वंस अगेन। आप हमारे थैंक यू। इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम बहुत सारे एपिसोड करेंगे, टीजीवी गुजराती और द गाइडिंग वॉइस इंग्लिश में भी और टीजीवी हिंदी में भी। एंड थैंक यू वंस अगेन, और आपको और आपका एंटायर टीम एट यूर टर्न नाउ, विश यू ऑल द बेस्ट। आप ये पॉजिटिविटी ऐसे ही फैलाते रहो, एंड काउंटर्स ऑन द टीजीवी प्लेटफॉर्म आपके साथ रहेंगे इनिशिएटिव में। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू रविंद्र, थैंक यू सो मच। दोस्तों, ऋषभ तुराकिया जी ने आज हमें यह सिखाया कि सफलता, सक्सेस सिर्फ पैसा कमाने में या बड़े-बड़े रोल्स लेने में, बड़े-बड़े पद हासिल करने का नाम नहीं है, बल्कि अपने वैल्यूज के साथ खड़े रहकर निरंतर सीखते हुए आगे बढ़ने का नाम है। अगर इस कन्वर्सेशन से एक बात अपने साथ ले जानी हो, तो वह यही है कि सही सोच और सही आदतें और सही दिशा समय के साथ असाधारण परिणाम देती है, which means right thought process, right habits and right direction will give you tremendous results, positive impact देती है। तो हम अब चलते हैं आज का सामान्य ज्ञान। हम तो यूर टर्न नो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बारे में बात की, और ऋषभ का जर्नी हम देखे हैं। मैंने सोचा कि एनजीओज़ के बारे में कुछ लेस नोन फैक्ट्स के बारे में शेयर करूँ। और मेरा पहला फैक्ट ये कि कई एनजीओज़ एक प्रॉब्लम नहीं, एक पर्सनल दर्द मतलब पर्सनल पेन से शुरू हुए हैं। बहुत से बड़े नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस किसी स्ट्रैटेजी से नहीं, बल्कि किसी इंसान के पर्सनल एक्सपीरियंस या दर्द से शुरू हुए। जैसे किसी फैमिली ट्रेजेडी या इनजस्टिस ने लोगों को पूरी लाइफ उस काज के लिए डेडिकेट करने पर मजबूर किया। और सेकंड फैक्ट है कि रेड क्रॉस के बारे में। रेड क्रॉस की शुरुआत एक बैटल फील्ड शॉक से हुई थी। इंटरनेशनल रेड क्रॉस की स्थापना किसी बिजनेस प्लान से नहीं, बल्कि एक बिजनेसमैन, उनका नाम है हेनरी डुनाल्ड, उनके बैटलफील्ड एक्सपीरियंस से हुई, जहां उन्होंने घायल सैनिकों की हालत देखी और वहीं से ह्यूमैनिटी की सेवा का अभियान शुरू किया। दैट्स द बैकग्राउंड ऑफ रेड क्रॉस। और तीसरा फैक्ट है कि कई एनजीओस पैशन प्रोजेक्ट्स के रूप में शुरू होकर ग्लोबल मूवमेंट्स बन गए। आज जो बड़े-बड़े एनजीओस दिखते हैं, उनमें से कई एक छोटे इनिशिएटिव के तौर पर शुरू हुए थे। जैसे किसी ने लोकल लेवल पर एजुकेशन या हंगर के लिए काम शुरू किया, और धीरे-धीरे वही ग्लोबल इम्पैक्ट मूवमेंट बन गए, जैसा यूर टर्न नाउ ने हुआ। ऑलराइट, तो ये था आज का सामान्य ज्ञान। तो दोस्तों, अगर आपको किसी एनजीओ के बारे में पता है जो बहुत सारा इम्पैक्टफुल काम कर रहा है, उसके बारे में हमें ज़रूर बताइए। अगर ये एपिसोड आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो सोशल मीडिया पे भी कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं अपना एपिसोड। तो टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रतिक्रिया यानी सजेशंस है, या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहे, तो ज़रूर हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस tgvhindi@gmail.com। और मैं हूँ नवीन सामला, आपका हमसफ़र। यही उम्मीद है कि हमारी कोशिश कई लोगों की ज़िंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुँच जाए।
तो अगले बार तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद। सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए।